प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम का एक जेएसपी बना लेते हैं। जेएसपी का भी नाम स्मॉल लेटर्स में ही लिखा करो आप लोग। फिनिश ठीक है। एक पेज और बना लेते हैं हम लोग से error.jsp फिनिश। और ये जो HTML है इसमें हम लोग इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। यूज़र नेम ऑलरेडी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आपको समझता है वही ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फर्स्ट नंबर FN, सेकेंड नंबर SN, डिवीज़न, ओके। अब देखिए जो प्रोसेसिंग है ना, अगर ये HTML फॉर्म को ही मैं अगर JSP पेज बना देता तो मैं प्रोसेसिंग सेम पेज पे करवा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहीं पे हमारा फॉर्म भी होता और यहीं पे हमारे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। और वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ एक नया JSP बना लिया प्रोसेस करने के लिए। ओके, इसका नाम है प्रोसेस रिक्वेस्ट डॉट JSP। या तो आप एक्शन में जाके इसका नाम दे दे जैसे कल मैंने बताया था, या तो फिर डायरेक्ट JSP का नाम दे दे, प्रोसेस रिक्वेस्ट डॉट JSP, है ना। तो इस पे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। डिवीज़न ऑफ नंबर्स, तो पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग, इंट N1 इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, लेकिन हमको किस में लेना पड़ेगा, ये स्क्रिप्टलेट टैग में। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम है फर्स्ट नंबर FN, और इसको पार्सिंग करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये स्ट्रिंग में रहेगा। सेकेंड नंबर SN, दो नंबर हमको मिल गए। एक्सप्रेशन टैग दे देते हैं, N1 डिवाइड बाय N2। ठीक है, दैट्स इट।
लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अभी हम लोगों ने कोई भी एरर पेज के इसमें काम नहीं किया है, तो पहले देखिए कि अगर एरर पेज यानी एक्सेप्शन को आप हैंडल नहीं करेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर से 12, सेकेंड नंबर से 2 डिवीज़न, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवीज़न इज 6, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी आपको पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा अगर डिवाइड बाय 0 हो गए तो, है ना। तो अगर मैंने इस 2 को हटा के 0 दे दिया तो ये HTTP स्टेटस 500 आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, एंड वाई बिकॉज ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारा मोटिव यह है कि इस टाइप का प्रॉब्लम हम एंड यूज़र को ना दिखाए, है ना, क्योंकि अगर अपनी साइट में अगर ऐसा दिख रहा है उसको तो वो क्या समझ पाएगा इसमें। एक कपड़े की दुकान वाला की साइट है, वो क्या समझेगा इसको देख के, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग उसके लिए एक प्रॉपरली एरर पेज क्रिएट करें, जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है एरर पेज। इसको आप जितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं बना लें, इसका भी टेम्पलेट मिल जाता है आपको गूगल पे। मैं सिंपल अब यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज एरर पेज, या फिर थोड़ा सा समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब यह है हमारा एरर पेज। एरर पेज है तो हमें यहाँ पे पेज जो एट्रीब्यूट, सॉरी डायरेक्टिव है, पेज डायरेक्टिव का एक एट्रीब्यूट हमको यहाँ डालना पड़ेगा, इज एरर पेज इक्वल टू ट्रू करना होगा इसको, है ना। अगर एरर पेज में इसको आपको ट्रू करना होगा, एक चीज़ तो ये आपको करनी है, इज एरर पेज इक्वल टू ट्रू। और दूसरा काम क्या करना है कि ये जिस पेज में प्रॉब्लम आ सकती है उस पेज में आपको एरर पेज कौन सा है ये बताना पड़ेगा। तो एरर पेज इक्वल टू error.jsp, error.jsp ये हमारा एरर पेज है, ये इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये दो काम मैंने इसलिए बोला था आपको कि एरर पेज और इज एरर पेज साथ में काम करते हैं। ठीक है, जो आपका एक्चुअल प्रोसेसिंग वाला पेज है उसमें आपको एरर पेज का URL देना होगा, मतलब कौन सा पेज आपने बना रखा है एरर पेज, और जो एक्चुअल में एरर पेज आपने बनाया है उसको ट्रू कर देना होगा। ये दो काम आपको करने चाहिए। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो अगर सीधा सीधा काम है तो कोई इशू है ही नहीं, मतलब सब बराबर चलेगा। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ 0 अगर आ जाता है तो वो 500 का मैसेज नहीं आएगा, अब आपका दिया हुआ एरर पेज आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब उस कपड़े की दुकान वाले को ये तो भी कुछ समझ में आया कि भैया मेरे को बाद में काम करने के लिए बोल रहा है ना। तो इस टाइप से आप लोग ये काम कर सकते हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको काम करना होता है। तो अब जैसे यहाँ पे देख रहे थे कितना स्टेटस कोड क्या था, 500, राइट। तो आप लोग जेएसपी में भी जाके मल्टीपल टाइप के एरर पेजेस बनाते हैं तो उसको मैप कर सकते हैं। पेजेस में अगर आप जाएंगे, यहाँ देखो एरर पेज रहता है, एरर पेजेस, इस पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एरर पेज का लोकेशन क्या है तो हम यहाँ से बताएंगे error.jsp, ये एक एरर का लोकेशन है। और इसमें 500 एरर कोड आ रहा है और एक्सेप्शन का टाइप आ रहा है। थोड़ा फुल्ली क्वालिफाइड नेम दे देना, java.lang डॉट डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। arithmetic exception cannot specify both the error code। अच्छा, दोनों में से एक नहीं, दोनों नहीं करना चाहिए ये बोल रहा है। तो चलो हम अगर इसको हटा देते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए ये दे दो। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे सोर्स कोड में आपको ये प्रॉब्लम दिखा देगा। ठीक है, तो अलग अलग एक्सेप्शन के लिए आप अलग अलग एरर पेज बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ मैसेज वगैरह मिल जाए या यूज़र को पता चल जाए कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। एक्सेप्शन ऑकर simple exception. Why we can write directly this exception? Because it belongs to implicit object। ये implicit object है। मैंने आपको 9 टाइप के implicit object लिखवाए थे कल, उसमें exception भी था। We can directly use this। ये बता देगा आपको, जो प्रॉब्लम है वो बता देगा। अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो आपको वो जो लिखते थे ना हम लोग ई डॉट गेट मैसेज, वो आप लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एक्सेप्शन लिख दो, काम हो जाएगा। मतलब एक्सेप्शन कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज लिख दोगे तो आई थिंक सिर्फ डिवाइड बाय 0 आएगा। डिवाइड बाय 0, ठीक है। मतलब वो आपको एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मिल चुका है यहाँ पे। अब आप मर्जी चाहे जो लिख लो। जैसे हम लोग नॉर्मल जावा के प्रोग्राम में लिखते थे ई डॉट गेट मैसेज, वैसा आप एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है यार, मालूम नहीं क्या हो गया इस बार। पेज कंटेक्स्ट डॉट, अब इतना मेरे को भी याद नहीं रहता, थोड़ी सी हेल्प तो दे दे भाई। ये होता ये इस वर्जन में क्यों नहीं आ रहा है मालूम नहीं। पेज कंटेक्स्ट डॉट, जाने दो।
इससे हम लोग स्टेटस कोड वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, मर्जी चाहे जो प्रॉब्लम रहे उसको आप हैंडल कर सकते हो इसके थ्रू अपने खुद के पेज के लिए। और क्या नहीं बना होगा आपसे, कॉन्फ़िग कंटेक्स्ट कर लोगे। ओके, ये एक्सेप्शन हो गया। कुछ और लगता है आपको कि मेरे को बना के बताना है? ठीक है, अब मैं बताता हूं जो मुझे बताना है। हम लोगों ने कल देखा था एक और, मतलब 3 टाइप के हम लोगों ने डायरेक्टिव्स देखे थे, पेज, इंक्लूड एंड टैगलिब। ठीक है, तो हमने सिर्फ अभी पेज की ही से ही रिलेटेड बात की है। जो दूसरा डायरेक्टिव है इंक्लूड, इंक्लूड इसके एट्रीब्यूट होते हैं फाइल इक्वल टू, बस इतना एक ही एट्रीब्यूट होता है, इसलिए सिर्फ एक ही जगह इसका यूज, एक ही जगह पे इसका यूज किया जाता है। इसका यूज कब करते हैं हम लोग देख लेते हैं कि जब हमको कोई स्टैटिक कंटेंट का मतलब जब आप लोग वेबसाइट बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपका हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है। और हेडर और फुटर क्या होता है कि वेबसाइट के हर पेज पे सेम होता है ना। अगर आपकी 10 पेजेस की वेबसाइट है तो 10 पेजेस में हेडर और फुटर कॉमन होता है, वही दिखाता है कि ये सेम वेबसाइट है। तो या तो आप हर पेज में जाके हेडर और फुटर बनाएं, एक रास्ता ये है एकदम आइडेंटिकल। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आइडियल जो वर्क होता है कि आप एक बार में पहले हेडर बना ले और फुटर बना ले, एक ही बार बना के रख दे, और उस फाइल को आप अपने एग्जिस्टिंग फाइल के साथ जो 10 पेजेस है उसके साथ इंक्लूड करते हुए चले। ठीक है, तो उस समय हम लोगों को ये इंक्लूड यूज होता है। तो इट इंक्लूड्स स्टैटिक कंटेंट एक्चुअली, मतलब जिसको यूजर चेंज नहीं कर सकता। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। से मैं यहाँ पे एक HTML बना देता हूँ, header.html, फिनिश। और एक HTML या JSP बना देता हूँ, footer.jsp, इट्स अ JSP फाइल। ये भी आप HTML बना सकते थे। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, आप लोग बकायदा बूटस्ट्रैप का यूज करके अच्छा सा नेव बार वगैरह यूज करके बना सकते हैं। सीखा नहीं सीखा अभी नाउ बार क्रिएट करना? हाँ, बूटस्ट्रैप में है ना, तो वैसा कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ कि इट्स अ हेडर फाइल। ओके, और कहाँ लिखा है मैंने? अरे मैंने इसी में लिख लिया क्या? फुटर में हेडर फाइल लिख दिया मैंने। इट्स अ हेडर फाइल। ठीक है, और इट्स अ फुटर फाइल। ओके, अब मेरा जैसे प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है ना, तो इसमें मुझे काम करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेडर वाला पार्ट है, इसमें आप, हेडर मतलब ऊपर का पार्ट है ना, तो ये यहाँ तक बॉडी क्लोज ना हो वहाँ तक का पार्ट हम लोग यहाँ से लेंगे, और आप चाहे तो ये दोनों पार्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है
इसमें हमको बॉडी तक का पार्ट तो सामने से आ जा रहा है, तो आप ये कर दें, इसको हटा दें, ठीक है। फिर जो फुटर है, फुटर यानी क्लोज भी हमको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये कहाँ क्लोज होगा, यहाँ क्लोज होगा, ये क्लोज होगा यहाँ से, मतलब इसमें हमको इस फाइल की ज़रूरत नहीं, लाइक दिस। सिर्फ इसमें फुटर का पार्ट ही रखा है हम लोगों ने। अब ये प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड में हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे जाके हेडर को इंक्लूड कर देंगे, %% @ इंक्लूड फाइल इक्वल टू header.html, header.html, और यही काम आप नीचे कर लेंगे फुटर के लिए। footer.jsp, ठीक है। बस यही काम आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पे कर सकते हैं। फाइल हमने एक ही बार बनाई और इसको हम मर्जी चाहे जितनी जगह पे यूज़ कर लें। तो दैट्स इट, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये तो हमारा HTML है से 12:2। देखो यहाँ पे हेडर फाइल भी आ गया, फुटर फाइल भी, फुटर का पार्ट भी आ गया, और ये आपका एक्चुअल कोड है जो प्रोसेस request.jsp दे रहा है, वो एक्चुअल कोड ये है, ये 2 लाइन। लेकिन ऊपर आपका हेडर इंक्लूड हो चुका है, मतलब एक्चुअल में इस पेज पे अभी 3 पेजेस दिख रहे हैं आपको, 2 पेजेस को हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अगर मैं डिवाइड बाय 0 दे देता हूँ, देखिए अब हेडर फुटर इसमें भी आ गया और इसका कंटेंट इसके हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। तो एक बढ़िया, एक ही बार मेहनत करके अच्छा सा हेडर बना लीजिए, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार यूज़ करके फुटर बना लीजिए, ठीक है। तो उसको भी बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Created on java.util dot date, कंपाइलेशन का एरर आ रहा है, मतलब वो चाहिए होगा इसको ना। फूटर
इंपोर्ट मैंने डायरेक्ट यूटिल लिखा है कि क्या है, जावा डॉट यूटिल, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना है ना, न्यू, पच्चीस नवंबर को, सैटरडे 25 नवंबर को क्रिएट हुई है, लाइक दिस। मतलब डायनामिक पार्ट, चूंकि ये जेएसपी फाइल है तो इट इज़ पॉसिबल कि हम इसमें डायनामिक पार्ट हैंडल कर सकें। ठीक है, तो या तो आप ऐसा कर लेते कि पूरा लिखते यहाँ पे, या फिर न्यू डेट अगर आप लिखते तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट लगाना पड़ता। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। या तो आप फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिख लो, या फिर यहाँ पहले आप इंपोर्ट कर लो, तो फिर आप डायरेक्टली डेट लिख सकते हो। अदरवाइज ये भी नहीं लिखा है और डायरेक्ट न्यू डेट लिख लेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पैकेज यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है वो। तो अब जब डाटाबेस का काम करेंगे तो आप यहाँ पे जावा डॉट एसक्यूएल आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, it works. So it's all about exception handling. इंक्लूड डायरेक्टिव हम लोगों ने देखा, और एक तीसरा डायरेक्टिव होता है टैगलिब, वो कस्टम टैग के लिए होता है। तो कस्टम टैग का मैं थोड़ा सा रुक के बताता हूँ आपको, लेकिन उसके पहले हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एक्शंस, स्टैंडर्ड एक्शंस ये एक टॉपिक है आपका जेएसपी का। इसका यूज किया जाता है जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर वाला जो काम था ना, इंक्लूड फॉरवर्ड वाला, उस इंक्लूड फॉरवर्ड के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे थे इंक्लूड फॉरवर्ड का। तो इंक्लूड फॉरवर्ड अगर आपको यूज करना है तो स्टैंडर्ड एक्शंस बोला जाता है। तो कुछ 5 to 6 स्टैंडर्ड एक्शंस अवेलेबल है हमारे पास में, जैसे, और स्टैंडर्ड एक्शन लिखने का तरीका है एंगुलर ब्रैकेट जेएसपी कोलन, यहाँ पे परसेंट साइन नहीं लगता, जेएसपी कोलन, और एक्शन का नाम, जैसे फॉरवर्ड लिखना है हमको तो फॉरवर्ड। देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, फॉरवर्ड, और यहाँ पे पाथ इक्वल टू कहाँ पे आपको फॉरवर्ड करना है वो आपको देना होता है। अगर ये सिंगल लाइन है तो डोंट फॉरगेट टू टर्मिनेट दिस सिंगल लाइन बाय फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश देना भूलना मत, एरर आएगी। अगर आपको इसके अंदर पैरामीटर देने हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, तो आप उसके बदले फिर आप इसको क्या करेंगे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि है कौन कौन से स्टैंडर्ड एक्शन, कौन कौन से हैं। तो फॉरवर्ड है, इंक्लूड है, परम है, यूज बीन है, सेट प्रॉपर्टी है, गेट प्रॉपर्टी है। ये स्टैंडर्ड एक्शंस है। ये तीन एक साथ मिलके काम करते हैं और ये तीन एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड इंक्लूड के साथ अगर आपको पैरामीटर भी भेजना है तो हम लोग उसके साथ परम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं यहां पे, तो इसको क्लोज ऐसा करूंगा मैं, JSP कोलन फॉरवर्ड।
और यहाँ पे मैं इसके अंदर पैरामीटर दे सकता हूँ, तो सो दैट ये अपने साथ पैरामीटर ले जा सकता है, JSP कोलन परम और की और वैल्यू। परम के बाद में मेरे ख्याल से परम का नेम होता है और इसकी वैल्यू होती है, और इसको क्लोज कर देना। ऐसे आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और जहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं वहाँ इनको फैच भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने यूनिट रेट डाला था ना इलेक्ट्रिसिटी वाली एप्लीकेशन में, यूनिट रेट बीच के इसमें, और वहीं से हम लोगों ने फॉरवर्ड किया था उसी पेज से, तो सेम काम कर सकते हो आप JSP का यूज़ करके। मान के चलिए ये डिपार्टमेंट वाला, आपका डिपार्टमेंट नाम रखे थे हमने शायद उस सर्वलेट का, तो डिपार्टमेंट वाले सर्वलेट में यानी JSP में आप सीधे दे देंगे फाइनल बिलिंग डॉट JSP का URL, ठीक है। ये वहाँ पे फॉरवर्ड करने वाला है, और साथ में यहाँ से भेज देंगे नेम इक्वल टू यूनिट रेट, वैल्यू इक्वल टू 10.25, जो भी पैसा आपको देना है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल कोट यानी डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें डबल कोट में ही लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उसको न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर करता है। करके देख लेते हैं एक आधी प्रोग्राम। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इंक्लूड और फॉरवर्ड इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट JSP नाम दे देते हैं इसका, और एक और JSP बना लेते हैं, सेकंड JSP। ठीक है। क्यों मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ यार इसमें? ओके, यहाँ मैं सीधे सीधे फॉरवर्ड लगा दूँ, JSP कोलन, देखो ये इतने सारे आ गए इसमें, JSP कोलन फॉरवर्ड, पेज इक्वल टू सेकंड JSP डॉट JSP, दैट्स इट। अभी मैं इस पेज को रन करूंगा, मेरा सेकंड JSP चल जाएगा, जो रिस्पॉन्स है वो सेकंड JSP का मिल जाएगा। फॉरवर्ड में तो इंक्लूड करता नहीं ना, सेकंड JSP पेज। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन, होता है क्या देखते हैं डायरेक्टली। नहीं होगा,
वेलकम पेज मैंने फर्स्ट JSP.jsp रख लिया, रन किए हमने। सेकंड JSP क्योंकि फॉरवर्ड कर दिया हमने, समझा ना? फॉरवर्ड के बदले अगर मैं इंक्लूड लिख लेता तो आउटपुट क्या आता? पहले फर्स्ट JSP लिखा हुआ आता, उसके नीचे सेकंड JSP लिखा हुआ आता, क्योंकि इसके रिस्पांस को भी वो इंक्लूड करेगा, राइट? पैरामीटर अगर आपको भेजने हैं तो ये यहाँ क्लोज नहीं होगा, परम नेम वैल्यू, नेम 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 इंस्टीट्यूट CDEC। ठीक है, तो ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये इसको मैं यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ जब जाएगा तो यहाँ ये फैच कर सकता है इसको, स्ट्रिंग इंस्टीट्यूट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और क्या नाम दिया है हमने इसका, INST। उससे आप इसको फैच कर लेंगे, ठीक है। यार पैरामीटर सेकंड पेज पे आप ले सकते हो। फॉरवर्ड करते समय आप उसमें पैरामीटर्स एनकैप्सुलेट करके भेज सकते हो, इन बोथ द केस, फॉरवर्ड और इंक्लूड दोनों केस में, ठीक है। ये तरीका है इसका यूज करने का। अब JSTL एक देख लेते हैं, फिर बाकी सब चीज प्रोजेक्ट वगैरह में देखेंगे। ये समझ रहा है नहीं समझ रहा है?
देखो आज मैं बहुत एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं बहुत फोर्स लगा के नहीं समझा सक रहा हूँ, समझ लो, है ना। मेरे को सिर्फ कंटेंट आगे बढ़ाना था, और आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि समझो, नहीं समझ रहा है तो सामने से पूछ लो, ठीक है। मतलब इंक्लूड अगर आपने यहीं पे क्लोज कर दिया तो मतलब कि आप साथ में पैरामीटर नहीं भेजने में इंटरेस्टेड है, सिंपल सी बात। अगर आपको कोई पैरामीटर भेजना है तो उसको आपको इसके अंदर, यानी ये JSP इंक्लूड को यहाँ क्लोज करना है या फॉरवर्ड को यहाँ क्लोज करना है, और इसके अंदर आप पैरामीटर जो भेज देंगे की और वैल्यू, यानी कि नेम और वैल्यू के फॉर्मेट में, उसको आप वहाँ जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे फैच कर सकते हैं, और सिंपल जो अपना रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड है उसी से फैच हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस इंक्लूड, मतलब इंक्लूड डायरेक्टिव एंड इंक्लूड स्टैंडर्ड एक्शन। JSP में दो इंक्लूड देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पूछा जाए आपसे कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो इसका यूज भी हमने देखा कि स्टैटिकली मल्टीपल फाइल्स को, यानी किसी फाइल को हमको किसी दूसरी फाइल में स्टैटिक रिसोर्स को इंक्लूड करने के लिए हम लोग इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज करते हैं, जैसे फुटर और हेडर को हम लोगों ने इंक्लूड किया था, ठीक है। और ये जो इंक्लूड है स्टैंडर्ड एक्शन, ये डायनामिक बाय नेचर है, तो लिख लीजिए इंक्लूड डायरेक्टिव इज स्टैटिक बाय नेचर, इंक्लूड डायरेक्टिव इज static by nature, include directive is static by nature, और दूसरा क्या है, include standard action is dynamic by nature, is dynamic by nature। सिर्फ इतना बता देना उनको जो पूछेगा। मेरे को पर्सनली यूज बीन भी बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया है इसको, टाइम रहा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको भी, लेकिन यूज होने वाला टॉपिक है ये भी। चलो अभी पहले हम लोग जो है उसको पहले खत्म करते हैं। JSTL, its full form is JSP Standard Tag Library। JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके नॉलेज की जरूरत कितनी है, तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोग प्रीफर करते हैं JSTL को यूज करना, ठीक है। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो JSTL को जो नॉलेजेबल डेवलपर होते हैं उन लोग यूज करते हैं, ठीक है। और रीजन क्या है कि JSTL आपका जो स्क्रिप्टलेट टैग होता है JSP का, वो ऑलमोस्ट उसको खत्म कर दिया है उसने, उसका रिप्लेसमेंट है JSTL, यानी आपको स्क्रिप्टलेट टैग डायरेक्टली यूज करने की अब जरूरत नहीं रह जाती इफ यू आर यूजिंग JSTL टैग, इसकी ये वाली लाइब्रेरी यूज करते हैं तो, ठीक है। और दूसरा चीज कि अगर JSTL आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो भी आपका काम नहीं रुकने वाला है। आपके पास जो अभी तक हमने जो सीखा JSP में, दे आर सफिशिएंट टू डेवलप एनी वेब एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अपडेटेड चीज है एक प्रकार से JSTL क्या है कि आपको सेम काम जो अभी आप JSP के थ्रू कर रहे हैं उसको JSTL की स्टाइल में करना है,
ठीक है। और उससे फायदा ये हो रहा है कि आपको स्क्रिप्टलेट टैग बनाने की जरूरत नहीं है, उसको रिप्लेस कर देता है, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। तो अब जब ये पढ़ रहे हैं तब मैं आपको बताऊं कि जो एक हमारे पास में डायरेक्टिव बचा हुआ है, टैगलिब, इसकी जरूरत इन्हीं के लिए यूज होती है, ये इन्हीं के लिए होता है। टैगलिब, इसके एट्रीब्यूट होते हैं प्रीफिक्स एंड यूआरआई। ठीक है, तीन डायरेक्टिव में से दो तो हम लोग देख चुके, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, यह है तीसरा टैगलिब डायरेक्टिव। ठीक है, तो टैगलिब डायरेक्टिव का एक्चुअल यूज, मतलब आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप JSTL के लिए यूज होता है, JSTL के लिए भी यूज होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज है वो है कस्टम टैग्स के लिए। कस्टम टैग, फिर मैं बोलूंगा कि कस्टम टैग हम लोग खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, कस्टम टैग हम बीइंग ए डेवलपर खुद भी अपने खुद के टैग बना सकते हैं। अगर मैं लिख दूं, जैसे यहाँ पे टैग्स बनते हैं ना हमारे, HTML, ये क्या है, ये टैग है। बॉडी, BR, ये सब क्या है, टैग है। अब इसमें जो ये HTML टैग होता है, ये कौन सा, किस टाइप की कैटेगरी में आता है, ये बॉडी टैग है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं तो भी खत्म होता है, मतलब एक बॉडी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, बॉडी टैग बोला जाता है इस टाइप के टैग को। और इसमें जैसे आपने P देखा, BR देखा, ब्रेक, दीज ऑल आर द बॉडीलेस टैग। ठीक है, आप जहां P लगा दोगे वहां से पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको बॉडीलेस टैग बोला जाता है। तो ये ऐसे बॉडी टैग या बॉडीलेस टैग हम लोग खुद के बना सकते हैं। मतलब अगर मैंने कहीं लिखा अनूप, तो कुछ तो होगा, और जो होगा जब मैं ये टैग बनाऊंगा तो उसके अंदर जो लॉजिक होता है उसमें मैं वो लिख दूंगा कि करना क्या है। तो ये जो आप HTML के टैग देख रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक सिस्टम प्रोग्रामिंग में लिखी गई होगी कि जब बॉडी मिलेगा तो आपको ये काम करना है, P मिलेगा तो ये काम करना है, लाइक दैट। ठीक है, B मिलेगा तो बोल्ड करना है, I मिलेगा तो इटैलिक करना है, इस टाइप की चीजें उसके लॉजिक में लिखी होगी। अब एंड यूजर सिंपल उन टैग्स को यूज करता है और अपने अकॉर्डिंग अपने पेज को डिजाइन करते चलता है। तो ये जो टैग्स जो कि पहले से बने हुए हैं, ऐसे टैग चाहे तो हम डेवलपर भी खुद के बना सकते हैं। बट बिलीव मी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। इतने साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, बच्चों की इच्छा रही कि सब कैसे बनाते हैं दिखाने के लिए, तो उस सेंस में बनाया। बाकी डेवलपमेंट में कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि आप खुद के टैग बनाएं। तो और बनाना आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आप, मैं सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कल चल के आपको लगता है कि आपको खुद का कोई टैग बनाना है, तो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन टैग। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको ये टैगलिब डायरेक्टिव को सीखना होता है, बिकॉज कि कुछ टैग जैसे कि ये JSTL भी कस्टम टैग है, किसी ने बना के रखा है, हम जैसे किसी डेवलपर ने बना के रखा है चीजों को आसान करने के लिए। ठीक है, तो अब उनको यूज करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। या आप खुद का भी टैग बनाएंगे तो आपको वहां पे टैगलिब और उसका प्रीफिक्स और URI देना पड़ेगा कि कहाँ अवेलेबल है आपका टैग। ठीक है, तो ये लाइन आपको हमेशा लिखनी पड़ती है, चाहे खुद का टैग आप बनाएं या फिर अदर देन JSP के जो स्टैंडर्ड टैग्स है उसके अलावा अगर कोई कस्टमाइज टैग मतलब JSTL इज आल्सो बिलोंग्स टू कस्टमाइज टैग, किसी न किसी ने बना के रखा हुआ है। तो उन टैग्स को अगर हमें यूज करना है तो हमें टैगलिब डायरेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो टैगलिब डायरेक्टिव इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि JSTL को लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डेवलपर लोग। तो अगर आपको उसके अपने पेज में यूज करना है तो आपको टैगलिब डायरेक्टिव का रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आया?
चलिए कुछ बनाते हैं। मतलब ये टैग यूज करते हैं JSTL के। ओके, यहाँ सबसे पहले हम लोगों को टैगलिब यूज करनी होगी। टैगलिब प्रीफिक्स और URI। ठीक है, तो जो टैगलिब सॉरी JSTL जो है, JSTL आपको तीन या चार कैटेगरी देता है। एक कोर कैटेगरी है इसकी, जिसमें आपका सारा कोर लॉजिक इंक्लूड हो जाता है उसमें। मतलब आप लूप चला सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, स्विच केस लगा सकते हैं JSTL का यूज़ करके। नॉर्मल किसी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्कोप सेट करवा सकते हैं। मतलब ये जो बेसिक काम जो होते हैं उस काम के लिए कोर लाइब्रेरी होती है JSTL की। फिर डाटाबेस स्पेसिफिक SQL लाइब्रेरी भी होती है JSTL की, जिसमें सिर्फ डाटाबेस से रिलेटेड काम आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उन टैग का यूज़ करके। और उसके अलावा एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक लाइब्रेरी है उसका, को जो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मेथडोलॉजी है, फंक्शनलिटी है, उसके थ्रू आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। कि किसी का लेंथ निकालना है, कुछ निकालना है, वो आप JSTL के टैग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोर लाइब्रेरी चेक करते हैं। तो कोर लाइब्रेरी का एक URI होगा, तो वो URI आप लोग ले JSTL कोर URI। ये है आपका URI, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, ऐसे SQL वगैरह के भी मिल जाएंगे आपको, आप मांगेंगे तो। ये कोर है, कॉपी किया, मैं URI में पेस्ट कर। ठीक है, और चूंकि ये कोर लाइब्रेरी है, तो इसका प्रीफिक्स मर्जी चाहे जो रख सकते हो आप लोग, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से इसको C ही लिखा जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब कोर का C, SQL का S, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का वो मतलब SQL का SQ वगैरह ऐसा कुछ तो भी लिख देते हैं। बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCD कुछ भी लिख सकते हो प्रीफिक्स में। ठीक है, ये प्रीफिक्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसी के बेस पे आपको इसके अंदर की जितने भी फंक्शनलिटी है वो आपको अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैंने प्रीफिक्स बना दिया है C, तो आप C लिखेंगे एंड कोलन लगा देंगे। तो ये देखिए जितने दिख रहे हैं ना, ये कोर लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। जितनी लिस्ट दिख रही है आपको, ये सब कोर लाइब्रेरी में है JSTL के। ठीक है, और ये तभी मिलेगा जब तक आप ये टैगलिब डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, तो ये सब मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, मान के चलिए मुझे कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो C आउट मैंने लिखा और यहां मैं एक वैल्यू लिख दूं, सॉफ्ट पॉलिनोमियल्स,
और इसको भी ना क्लोज करना मत भूलना आप लोग। जैसे स्टैंडर्ड टैग को क्लोज करना नहीं भूलते, वैसे इसको भी क्लोज करना मत भूलना। टेस्ट JSTL। ये सिंपल प्रिंट हो गया, मतलब कहाँ गया, चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए, मतलब ये किसका काम कर रहा है, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सप्रेशन टैग, है ना। एक्सप्रेशन टैग देखा था JSP में, परसेंटेज इक्वल टू वाला, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। उसके बदले आपको इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप JSTL स्टाइल में काम कर रहे हैं तो। यहाँ आप लोग कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। सेट, जो वैल्यू सेट करेंगे उसके वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। से मैंने इसका नेम रख दिया और इसकी वैल्यू मैंने रख दी, क्या रख दी, रमेश, ठीक है। आप इसका स्कोप दे सकते हैं कि ये जो वैल्यू सेट कर रहे हैं इसका स्कोप क्या होगा। कितने स्कोप होते हैं, 4। तो आप यहाँ पे मर्जी जो स्कोप रखना चाहे रख सकते हैं, लाइक सेशन। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पूरे सेशन तक ये नेम अवेलेबल होना चाहिए, तो इस तरीके से ये वैल्यू सेट हो गई। तो आप जब तक आपका सेशन चलते रहेगा तब तक ये नेम आपके लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब स्कोप रिजोल्यूशन जैसा काम आप यहाँ से करवा सकते हैं और वैल्यू सेट करवा सकते हैं। मतलब जो सेट एट्रीब्यूट वाला जो काम होता है ना, वो वाला काम यहाँ पे हो सकता है। तो इसका बाय डिफॉल्ट अगर आपने स्कोप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इसका स्कोप क्या होगा, पेज। सेम पेज पे तो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन बचते हैं जिसको भी आप यूज करना चाहे। तो मतलब ये स्कोप रिजोल्यूशन जैसा काम होगा। मैंने सेशन में उसको सेट कर दिया, ठीक है। वैल्यू सेट हो गई, इसको आप प्रिंट करवा दें। सी आउट वैल्यू। तो वैल्यू तो रमेश प्रिंट करनी है, लेकिन यहाँ पे यहाँ वैल्यू में हमको क्या लिखना होगा, वेरिएबल का नाम। तो सिंपल हम यहाँ पे नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरीके से ये काम नहीं करता। यहाँ पे हमको लिखना होता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक्चुअली यहाँ तुमको JSTL में एक्सप्रेशन लैंग्वेज के लिए $साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम लिखना होता है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज। डायरेक्टली नेम आप नहीं लिखेंगे। ये एरर क्यों दे रहा है भाई। कुछ इशू है क्या इसमें।
क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ओके, इसके अंदर एनकैप्सुलेट नहीं करना था उसको। हियर इज रमेश, जो आपने वैल्यू सेट किया है वो आपको मिली। मैंने ये इसको इधर नीचे क्लोज कर दिया था इसके। ठीक है, ये तो अब हमारे पूरे सेशन के लिए अवेलेबल है, आप मर्जी जहां इसको लिखना चाहे यूज कर सकते हैं। चलिए, C कोलन सेट variable is marks value, कुछ तो भी देते हैं 88, स्कोप रिक्वेस्ट C कोलन, या इफ एल्स लगा सकते, इफ वगैरह लगा सकते हैं। इफ टेस्ट में एक्सप्रेशन लगा दीजिए आप लोग। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो इफ का पार्ट आपका वर्क करेगा। आप यहां लिख सकते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, मार्क्स लेस देन 50, पुअर स्टूडेंट। तो ऑफ कोर्स आर करंट मार्क्स इज 88, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही दे देगा ये। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इफ यहाँ कंडीशन चेक करवा सकते हैं आप, से पुअर स्टूडेंट। इस तरीके से आपको इसका इफ एल्स हो जाएगा JSTL का। इसका स्विच केस जो होता है, इसमें वी आर यूजिंग चूज,
चूज के साथ में यूज होते हैं वैन एंड वैन है ना यहाँ पे, वैन टेस्ट मार्क्स से ग्रेटर देन 50 and less than 80. तो ये जो वैन लिखा जा रहा है ये केसेस है आपके, जो स्विच केस में केस होता है ना, ये वैन केस समान काम करता है। तो एवरेज स्टूडेंट यहाँ ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेटर देन 80, लेस देन 100, ब्रिलियंट स्टूडेंट, and if it is less than 50, पुअर स्टूडेंट। ठीक है, और साथ में जो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं स्विच केस में, उसके लिए हमारे पास में होता है यहाँ पे अदरवाइज। अदरवाइज नो रिकॉग्निशन। ये स्विच केस आपका काम कर लेगा। ओके, मैंने मार्क्स कहाँ सेट किए हैं, ये आपके कमेंट जो जेएसपी के वही बने रहेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो अभी क्या है, मार्क्स हमारे पास में 18 है। कहाँ आना चाहिए वो, किस कैटेगरी में आना चाहिए, लेस देन 50, मतलब पुअर स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहिए। इट्स अ पुअर स्टूडेंट। $68, it's average student, 88, it's a brilliant student। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन यूज योर स्विच केस। तो बस लिखने का थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, उसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लेकिन जो स्विच केस में आप लोग करते हैं कि ये केसेस है आपके, और ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसको चूज के अंदर यूज़ किया जाता है, ये कीवर्ड्स यूज़ होते हैं जीएसटीएल के थ्रू। तो इफ एल स्विच केस बोले तो इसमें हमने 3 कीवर्ड एक साथ देख लिए, चूज, व्हेन एंड अदरवाइज। ठीक है, अब क्या देखें और क्या है इसमें।
कैच एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। फॉर ईच लूप आप इसमें यूज कर सकते हैं, फॉर ईच। तो यहाँ एक वेरिएबल आप देंगे, वेरिएबल का नाम से आई, ये कहाँ से स्टार्ट होगा तो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं 0 या 1, जो भी आप देना चाहें, और कहाँ तक जाएगा तो से 5 तक। आप सीधे यहाँ पे जाके चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, $, आई। ठीक है, डायरेक्टली आई आप यूज़ नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज़ करके आप उसको वैल्यू को यूज़ करेंगे। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव इसने चला दिया। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टेप्स, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस प्लस का जो है नहीं इंक्रीमेंट, यूनरी ऑपरेटर यहाँ यूज़ नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारे के सारे ऑड नंबर्स चाहिए तो आप स्टेप्स दे सकते हैं कि 1 के बाद एक छोड़ के दूसरा, तो आपको सारे के सारे नंबर्स आपको ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। वन 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, मतलब सारे इवन नंबर्स को बाईपास कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पे, स्टेप्स 2 रखा हुआ है। स्टेपिंग आप मर्जी चाहे जो दे सकते हो। 2 बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहती है, तो 1 रहेगा तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 5 जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, तो उतने नंबर्स को स्किप करके वो आपको इटरेट करके दे देगा। ठीक है, फॉर ईच लूप को लिखने का दूसरा तरीका भी है कि मान के चलिए आपने कोई एरे बना रखा है, यानी कोई कलेक्शन है आपके पास में, है ना। चलो पहले फॉर ईच पे ही बात कर लेते हैं। फॉर ईच लूप में एक वेरिएबल ले लेते हैं से नेम, और यहाँ पे आपके पास अगर पहले से कुछ बना हुआ कलेक्शन है तो उसको हम आइटम्स में रखेंगे। ठीक है, पहले तो एक एरे बना देते हैं। स्ट्रिंग नेम्स इक्वल टू रमेश, सुरेश, दिनेश, नेम्स। जैसे फॉर ईच लूप होता है, ये नेम से एक एक डाटा उठा के नेम में आते रहेगा,
और ये नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर सी आउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रिंट कर देगा आपको। क्या हो गया? कंपाइलेशन लाइन नंबर 39। ओ सॉरी, मैंने इसमें एरे बनाया ही नहीं था। ओके, ये एरे का साइन मैंने नहीं दिया था, इस वजह से शायद ये दिक्कत कर रहा था। प्रिंट नहीं किया। क्या कर रहा है? हाँ बेटा, नहीं नहीं, जो वेरिएबल का नाम है वो चाहिए। नेम्स तो एरे का नाम है।
ऐसे ही तो लिख रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ। नेम्स, NAMES, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है। बिगिन विथ 0, ऐसा देना पड़ेगा। हटा, क्या आदमी है तू, बताता ही नहीं मेरे को। अच्छा, अब क्या दिक्कत होगी। और कुछ तो नहीं ले लिया था मैंने। फॉर ईच लूप चल क्यों नहीं रहा है।
को जो प्रोग्राम चाहिए वो नहीं दिख रहा है फॉर ईच। जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन मैंने वो भी करके देखा। आइटम्स वो भी करके देखा मैंने। आउट चल क्यों नहीं रहा है? नेम वन।
आइटम्स में पूरा का पूरा आइटम आना चाहिए, प्रिंट करवाया है यहाँ पे मैंने, तब जाके ये प्रिंट कर रहा है। और रही बात ये आउट डॉट, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं अभी डायरेक्टली डॉलर एन भी लिख दूंगा तो भी ये चलेगा। ठीक है, ये रमेश ऊपर वाले इससे आ रहा है, बाकी का ये हमारे आइटम थे। ओके, तो यहाँ मुझे वो डॉलर साइन लगा के नहीं करना था, यहाँ सीधे वैल्यूज चाहिए एरे की। इसका मतलब है अगर मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख देता तो काम हो जाता। हो जाता। तो खैर ये इस चीज़ के लिए हम लोग फॉर ईच यूज़ नहीं करते, यहाँ पे एरे ही पास करना है हमको। नहीं तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये कर्ली ब्रेसेस भी दिखाने लगा, ये हमको एरे ही पास करना है। लाइक दिस। और एक होता है टोकनाइजर का काम, फॉर ईच टोकन नाम से, जो स्ट्रिंग के लिए स्पेशली यूज होता है। वहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, C:, फॉर ईच टोकन्स। ये भी फॉर ईच लूप जैसा ही है, वेरिएबल आइटम्स इसमें भी रहेंगे, और इसमें हम लोग सीधे सीधे ये वैल्यूज दे सकते हैं, मतलब पूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सपोज मैंने एक लिख दिया कि माय नेम इज खान, है ना, एक स्ट्रिंग दे दिया, और मेरे को इसको टोकन लेना है, तो इसका डिलिमीटर हमको देना होगा कि भैया जहाँ जहाँ वाइट स्पेस है वहाँ से आप इसको तोड़ते चलो। और यहाँ पे हम लोग ओके, तो ये माय अलग, नेम अलग, ये सारे वर्ड्स को तोड़ना चालू कर देगा। ये टोकन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था टोकन्स तोड़ने का, वो काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। इट्स ऑल। ये थोड़ा बहुत कर लीजिए कि JSTL कैसे यूज होता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी इतना स्ट्रेट वे में हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग इसको प्रोजेक्ट पे सीखेंगे। बाकायदा ऑब्जेक्ट जो आएगा बैकएंड से, उसको ये एक्सेस करेगा। अभी हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हमने सीधा सीधा काम देखा है कि लूप कैसा काम कर रहा है, इफ एल्स कैसे काम कर रहा है, स्विच केस कैसे काम कर रहा है, कोई वेरिएबल कैसे सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्कोप में, और उसको कैसे फैच कर सकते हैं। इतने का प्रैक्टिस कर लो फिलहाल के लिए। लेकिन JSTL सिर्फ इतना ही नहीं है, JSTL में जब एक्चुअल यूज होगा तो हम लोग बाकायदा अपने बैकएंड से एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, जैसे कोई आप लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट, तो उसके फील्ड को ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो फिर हम लोग
प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हैं उसको, जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब, मतलब मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है। अभी इतने का प्रैक्टिस कर लो आप, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए।